नमस्कार मित्रों, टूवर्ड्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका अध्ययन अच्छा चल रहा होगा। हमने टूवर्ड्स एजुकेशन ने जैसे आपसे वादा किया है कि आपको टीजीटी, पीजीटी, बीएससी, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, इनका सब का आपको सिलेबस कराना है और सिलेबस के लिए हमारे पास भरपूर समय है और ये भी पूर्ण तरीके से निःशुल्क कराया जाएगा। इसी के साथ आप लोग हमारा टूवर्ड्स एजुकेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको जूलॉजी में आप संघ पोरीफेरा चल रहा था, जिसमें हमने आपको लिकोसोलोनिया कराया था। लिकोसोलोनिया में हमने आपको जो कराना था फिजियोलॉजी ऑफ लिकोसोलोनिया, यानी कैनाल सिस्टम क्या होता है। कैनाल सिस्टम देखिए, स्टोलेंस के आधार पर जाल तथा पत्थरों आदि पर स्थायी रूप से चिपकी लिकोसोलोनिया की कॉलोनियाँ देखने में तो बेजान अपवृद्धियों जैसी लगती हैं, परंतु वास्तव में इनमें सक्रिय जैव क्रियाएं निरंतर होती रहती हैं। कीट कोशिकाओं की कशाभिकाओं की एक विशेष प्रकार की गति के फलस्वरूप जल प्रवाह प्रभावित होता है। बाहरी जल की अवरल धारा असंख्य आष्टियों में स्पंज गुहा में आती और आस्कुलम से बाहर निकलती रहती है। अतः पूरा स्पंज शरीर एक नाल प्रणाली या जल नाल का तंत्र का काम करता है। जल प्रवाह का दो विधियों से कुछ नियंत्रण किया जाता है। एक होती है मायोसाइट कोशिकाओं के संकुचन से आस्कुलम को, और दूसरा होता है पोरोसाइट कोशिकाओं के संकुचन ऑस्टिया को छोटा बड़ा करके होता है। स्पंजों के इसमें क्या होता है कि स्पंजों के विभिन्न प्रकार की नाल प्रणालियाँ पाई जाती हैं, है ना। लिकोसोलोनिया संरचना में सरलतम स्पंजों में होती है, तदनुसार इसकी नाल प्रणाली बहुत सरल होती है और अंत में अन्य स्पंज में शरीर गठन के विकास के साथ साथ ये प्रणाली भी क्रमशः जटिल होती गई है। अतः स्पंज के कई प्रकार की नाल प्रणालियों होती हैं। इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया है। एक है एस्कॉन नाल प्रणाली, और दूसरी है साइकॉन नाल प्रणाली, तीसरी है लिकॉन नाल प्रणाली ना। और उसके बाद में है आपको वर्ग डेमोस्पंजी की सारी स्पंजों में लिकॉन नाल प्रणाली होती है, परंतु ये एस्कॉन साइकॉन प्रणाली से नहीं वरन एक भिन्न प्रकार के शंक्वाकार सी भ्रूणीय प्रावस्था से बनती है। नाल प्रणाली का जो महत्व होता है वो होता है कि स्पंज शरीर में निरंतर बहने वाली जल धारा इसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ भोजन एवं O2 शरीर में आते हैं और CO2 एवं उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलते हैं। इसीलिए एक साधारण माप की 10 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर मोटी होती है। स्पंज की नाल प्रणाली में होकर दिन भर में अनुमानतः 20 से 22 लीटर जल बहता है। 20 से 22 लीटर जल बह जाता है। जल संचरण द्वारा ही ये निम्न कोटि के जंतु, जिनमें गमन और भोजन, अंतर्गण, श्वसन, उत्सर्जन आदि के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, इनमें अपनी जैव क्रियाओं को चला पाते हैं। यदि किसी स्पंज के सारे ऑस्टिया या आस्कुलम को मोम लगाकर बंद कर दें या सारी कीट कोशिकाओं की कसावें निकाल दी जाएं, तो शरीर में जलधारा का संचरण रुक जाएगा। फलतः स्पंज के कार्य की बंद हो जाएगी, जिससे शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी स्पंज को डिस्टिल्ड जल में रखें तो जलधारा का संचरण तो होगा, लेकिन इसे भोजन और O2 प्राप्त नहीं होगा, अतः इसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे ये सिद्ध हुआ। अगला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन लिकोसोलोनिया का न्यूट्रिशन में देखिए क्या होता है इसमें कि भोजन स्पंजे जंतु संभोजी होलोजोइक होती है। जलधारा के साथ आने वाले सूक्ष्म जीव जंतु, प्रोटोजोआ, डायटम्स, जीवाणु आदि इनका आहार होते हैं ना। भोजन ग्रहण करने की विधि क्या होती है? इनकी बहुत सरल विधि होती है। स्पंज गुहा में भोजन कण की कोशिकाओं के कॉलर से चिपक जाते हैं। स्पंज गुहा में भोजन कण की कोशिकाओं के कॉलर से चिपक जाते हैं। ये कोशिकाएं अमीबा की भांति पादाभों द्वारा इन कणों का खाद्य धानियों के रूप में
इंजेक्शन कर लेती है। खाद्य धानियों में कुछ पाचक एंजाइम भोजन कणों का आंशिक पाचन कर देते हैं। फिर मीसोइल की अमीबोसाइट्स की कोशिकाओं से इन धानियों को लेकर के पाचन को पूरा करती हैं। इस प्रकार पाचन भी अमीबा की भांति पूरा अंतःकोशिकीय होता है। इसकी वही दो अम्लीय तथा क्षारीय प्रावस्थाएं होती हैं। अमीबोसाइट्स के मीसोइल में निरंतर भ्रमण के कारण पचे हुए पोषक पदार्थ इनसे रिस कर शरीर के विभिन्न भागों में स्वतः वितरित हो जाते हैं और समय समय पर भ्रमणशील अमीबोसाइट्स स्पंजोसीलिक स्तर पर जल के संपर्क में आकर इन खाद्य धानियों का वह क्षेपण करती हैं जिनमें पाचन पूरा हो चुका होता है। तत्कालीन आवश्यकता से अधिक पोषक पदार्थों का थीसोसाइट कोशिकाएं संचय करती हैं। उसके आगे कहा है कि श्वसन एवं उत्सर्जन क्या होता है। श्वसन एवं उत्सर्जन, रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन, ना, श्वसन और एवं उत्सर्जन क्या होता है। ये इन जैव क्रियाएं होती हैं वो स्पंज शरीर में पृथक कोशिकाएं नहीं होती हैं। इसमें जैव क्रियाओं के लिए स्पंज जो होता है शरीर में पृथक कोशिकाएं होती नहीं। इसमें शरीर की प्रत्येक कोशिका अपना स्वतंत्र श्वसन एवं उत्सर्जन करती हैं। वास्तव में ये क्रियाएं अमीबा की भांति साधारण प्रसरण द्वारा यानी डिफ्यूजन द्वारा स्वतः होती रहती हैं। इसके लिए प्नेकोसाइट एवं क्वानोसाइट कोशिकाएं तो जल के संपर्क में रहती ही हैं। अमीबोसाइट्स भी समय समय पर जल के संसर्ग में आती रहती हैं। जल से सभी कोशिकाएं CO2 एवं उत्सर्जी पदार्थों के बदले O2 लेती रहती हैं। उत्सर्जी पदार्थ मुख्यतः अमोनिया होती हैं, अर्थात स्पंजें अमीनोटैलिक होती हैं। ये स्पंज होती है वो अमीनोटैलिक होते हैं। अमीनोटैलिक स्पंज जो होते हैं, स्पंज अमीनोटैलिक होते हैं, है ना। अब इसका जो आचरण होता है, बिहेवियर क्या होता है। ल्यूकोसोलिनिया में ज्ञानेंद्रियां, सेंसरी ऑर्गन तथा तंत्र का तंत्र नहीं होते हैं। देखिए इसमें ल्यूकोसोलिनिया में ज्ञानेंद्रियां सेंसरी ऑर्गन्स यानी सेंसरी ऑर्गन्स एवं तंत्र का तंत्र ना नहीं होते हैं यानी अब्सेंट होते हैं। ठीक, अब्सेंट होते हैं। परंतु प्रत्येक कोशिका उद्दीपनों से प्रभावित होकर स्वतंत्र प्रतिक्रिया करती हैं। अतः उद्दीपनों का प्रभाव प्रायः लोकल होता है, स्थानीय होता है। एक से अन्य कोशिकाओं में होता हुआ ये धीरे धीरे फैल भी सकता है। अब ये आता है आपके पास रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन क्या होता है कि ल्यूकोसोलिनिया में अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है ना। दोनों प्रकार का लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। दोनों प्रकार का जनन होता है, प्रजनन होता है ना। तो अलैंगिक प्रजनन की कई विधियां होती हैं। कैसे? एक होता है मुकुलन या बडिंग द्वारा। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन
है ना। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, ये कई विधियों द्वारा होता है, कई प्रकार का होता है। एक होता है नंबर 1 मुकुलन, मुकुलन यानी वडिंग द्वारा, मुकुलन या वडिंग। मुकुलन या वडिंग द्वारा क्या होता है कि सभी स्पंजों में अलैंगिक जनन की ये प्रमुख विधि होती है। स्पंज शरीर या स्टोलन से नन्ही कलिकाओं प्रफुल्लित होकर वृद्धि द्वारा वयस्क स्पंजें बन जाती हैं, है ना। कॉलोनियों का निर्माण एवं विस्तार इसी प्रकार से होता रहता है। सभी स्पंज में अलैंगिक जनन की यही प्रमुख विधि होती है। स्पंज शरीर से नन्ही कलिकाएं वट्स बनती हैं और उन्हीं से वृद्धि होती है और फिर वयस्क जो है स्पंज बन जाता है ना। नेक्स्ट होता है शाखान्वयन, शाखान्वयन या पुनरुद्भवन एवं पुनरुद्भवन। ब्रांचिंग एंड रीजनरेशन, ब्रांचिंग एंड रीजनरेशन, ब्रांचिंग एंड रीजनरेशन। इस विधि में क्या होता है, स्टोलन्स के छोटे छोटे टुकड़े मात्र कॉलोनी से टूटकर पृथक हो जाते हैं, टूट कर पृथक हो जाते हैं और पुनरुद्भवन या वडिंग द्वारा नई कॉलोनियाँ बना लेते हैं। मतलब जो टुकड़ा से टूटा वो नया स्पंज बना लेता है। निम्नतम कोटि का बहुकोशिकीय शरीर गठन होने के कारण स्पंजों में पुनरुद्भवन की बहुत क्षमता होती है ना। ये जो है विल्सन वैज्ञानिक थे, विल्सन 1907 में एक स्पंज को टुकड़ों में काटकर मसला और महीन रेशम के कपड़े में से छाना। स्पंज कहा है कि सारी कोशिकाएं पृथक हो गईं। फिर उन्होंने देखा कि वातावरण अनुकूल हुआ तो ये कोशिकाएं छोटे छोटे समूह या स्पंजोलेट में संगठित होकर स्पंज काय बना लिया। मतलब उन्होंने क्या काम किया, एक स्पंज को लिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और रेशम के कपड़े में से छान दिया, बहुत महीन महीन कर लिया और छान के छोड़ दिया। जब उसका अनुकूलन समय आया तो प्रत्येक छोटे छोटे जो टुकड़े थे उनसे एक समूह स्पंज बन गया, है ना। ये अगला है कायिक न्यूनीकरण, कायिक न्यूनीकरण। कायिक न्यूनीकरण में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन बॉडीज, यानी प्रतिकूल वातावरण में, ये अनुकूल वातावरण था, अब है ये प्रतिकूल वातावरण में, है ना। ये अनुकूल वातावरण में होता है रीजनरेशन और ये होता है प्रतिकूल वातावरण में, प्रतिकूल वातावरण में, है ना। प्रतिकूल वातावरण में अनेक स्पंजों में स्पंजकाय अनेक छोटे छोटे टुकड़े अर्थात न्यूनीकरण छोटे छोटे कायों में टूट जाता है। प्रत्येक टुकड़ा अमीबोसाइट्स का पिनेकोडर्म स्तर से ढका होता है और एक पिंड होता है। वातावरण के ठीक होने पर प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण स्पंजकाय से विकसित हो जाता है इस तरह से। नेक्स्ट है कि अंतः मुकुलन या जेम्यूल्स, अंतः मुकुलन या जेम्यूल, है ना। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, लिकोसोलोनिया में तो नहीं लेकिन लवण जलीय और कुछ समुद्री स्पंजों में प्रतिकूल ऋतु में दुष्प्रभाव से बचने के लिए जीवन व्रत में नियमित रूप से अंतः मुकुलन इंटरनल बडिंग होता है। जो बडिंग उधर पहले बताया था कि बडिंग द्वारा, इसमें अंदर की ओर बडिंग होती। इसमें पूरे स्पंज शरीर में आर्क्योसाइट्स कोशिकाओं के छोटे छोटे गोल पिंड बन जाते हैं। अमीबोसाइट प्रत्येक पिंड के चारों ओर एक दृढ़ रक्षात्मक आवरण बनाती है। जनक स्पंज तो समाप्त हो जाता है परंतु अगली अनुकूलन ऋतु तक जेम्यूल बीजों की भांति बच जाते हैं। ये हल्के होने के कारण हवा में इधर उधर उड़कर स्पंज को फैलाते हैं। अनुकूल वातावरण में प्रत्येक जेम्यूल का आर्क्योसाइट पिंड बाहर निकलकर एक नई स्पंज में विकसित हो जाता है।
हाँ, आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट आपको लैंगिक जनन कल बताएंगे। इसी के साथ ही आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग आप लोगों को एक दूसरे का मोटिवेशन करते रहें। थैंक यू।